नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और आज अपने जो कल मैराथन क्लासेस स्टार्ट की थी, किसी टेक्निकल खामियों की वजह से वो कल कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आज हम एक बार फिर आगे से जहां से हमने खत्म कर लिया, कल हमने सीक्वेंस और सीरीज तक पढ़ लिया था। अब हम शायद वो चौथी यूनिट थी और अब जो पांचवी यूनिट है उसमें दो चैप्टर है। एक का नाम फूरियर सीरीज है और उससे पहले जो चौथा चैप्टर है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। मैं कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस वाली बुक की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में 5 यूनिट है मैथ्स के पेपर में। 5 यूनिट में चौथी हमने कल कर ली थी। चौथी यूनिट में आपके पास सीक्वेंस और सीरीज था, सीक्वेंस भी आपने पढ़ लिया था, सीरीज भी आपने पढ़ ली थी। तो बड़ा बड़ा जो रिपीट करने वाले बच्चे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक खास महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। और जो बच्चे अब तक जैसे सीरीज के कुछ पार्ट उन्होंने छोड़ रखे थे, या फिर यूं कहो कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बाकी से ठीक है तो इसको तो करना ही करना है, तो नेसेसरी है। जो मैं कहूं कि ये क्वेश्चन कर लेना, तो उस क्वेश्चन के आंसर और ये क्वेश्चन होगा कैसे, उसके स्टेप थोड़े से दिमाग में रख लो, उसका थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लो। सारा क्वेश्चन मत पढ़ो, बोले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन होगा कैसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यूनिक होते हैं, वो अलग ही मेथड से हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा माइंड में रख लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा वहां सोल्व करना। तो हम आज यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं और ये शायद घंटे भर की क्लास रहेगी। तो हम इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे। इसमें फूरियर सीरीज है। पहले देखो इसमें फूरियर सीरीज में है क्या। ये हमने जो कंप्लीट सिलेबस किया था उसमें मैंने फूरियर के बारे में बता दिया था। यहां आपको सिर्फ यही देखना है कि जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता ही है फूरियर सीरीज क्या होता है। बाकी आप देख लो यूं कि फूरियर सीरीज का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन को आपको यूं ही दिया जाएगा क्वेश्चन कि कोई भी एक फंक्शन दे देगा और ये लिख देगा कि फूरियर सीरीज में परिवर्तित करो या फूरियर सीरीज लिखो, इसकी फूरियर सीरीज लिखो या फूरियर सीरीज में परिवर्तन करो। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो कोई इवन फंक्शन दे देगा या फिर वो कोई ओड फंक्शन दे देगा। ओड का मतलब हो गया विषम फलन और इवन का मतलब फलन देके की फूरियर सीरीज बना लेगा। या फिर इसका जो मेन फॉर्मूला है पहले वाला, जिसके आइलर इनको आइलर से जिसने ए एन बी एन के मान निकाले थे, बस इतना सा काम है। और यहां बड़े वाला क्वेश्चन बनेगा दादा। तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो सिंपल सी बात है कि अगर बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो फिर आपको करना क्या होगा, बड़े वाले क्वेश्चन में तीनों ही चीजें देखनी है। तो तीन ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे क्वेश्चन में तो ये है कि आपको अगर फॉर्मूला पूछ ले कि एन का मान क्या होगा, आइलर फॉर्मूले जिनको बोलते हैं, ए नोट का मान क्या होगा, तो यहां पहले तो +2 वाला कुछ जो है, जो चीजें हैं जो क्वेश्चंस में यूज होगी, प्रॉपर इंटीग्रल वाली जो कंडीशन थी, जो शर्तें थी, उनको आपको पता होना चाहिए भाई। वो आप लिख लो। 5-6 तो वो लिखो। पहले मैं जो बता रहा हूं वो लिख लो। देखो इसमें आपके इस वाली बुक में पेज नंबर बता दूंगा आपको, तो पेज नंबर 171 पे कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, फिर आइडेंटिटी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की, और फिर आपके पास सम इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो मान दे रखे हैं पेज नंबर 171 और 172 पे। ये आपको पढ़ना है भैया, इनके बगैर ये काम नहीं होगा। तो देखो आप ऊपर वाले कुछ चीजें हैं उनमें से तो आप P4 P5 तक तो जानते ही हो, उनको तो छोड़ दो, ये चीजें तो बहुत ही कम काम आएगी। एक तो प्रॉपर्टी नंबर P5 है, ये याद रखोगे आप, ये हम बहुत बार यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर P5 क्या है, -a to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। एक बार फूरियर का कोई काम नहीं है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में देख रहे हैं हम, जो +2 में पढ़ा था, सेम वही है कि देखो फंक्शन है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो फंक्शन आपका समफलन हो सकता है, एक फलन आपका हो सकता है कि वो विषम फलन हो। अब सम और विषम का पता तो आपको करना आता ही है कि सम फलन कौन होता है, कि जो भी फंक्शन दे रखा है ना उसमें x की जगह -x रख दो, और अगर वो बाहर माइनस आ गया यानी उसने माइनस को निगल लिया तो वो सम, और अगर निगला नहीं तो फिर वो विषम फलन। अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू fx वापस आ जाए तो वो समफलन। तो ये तो हो जाएगा समफलन और ये हो जाएगा विषम फलन। अब लाइक दिस वी कैन से दैट, जैसे sin x है आपके पास, आप इस बात को यूं समझ लो कि fx इज इक्वल टू sin x है, तो sin x में अगर मैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन का मान क्या आएगा, -a to a। जैसे मैं -π to π कह दूं, जैसे यहाँ फूरियर सीरीज में हम -π to π या 0 to 2π की बात करेंगे, तो sin x into dx कह दूं और इसका मान क्या आएगा, तो यहां से ये प्रॉपर्टी आपको मान देगी। तो यहां आपको पहले पता होना चाहिए कि जो अंदर वाला फंक्शन है जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, प्रॉपर इंटीग्रेशन, वो फलन समफलन है कि विषम फलन है। इसके दो मान आते हैं, कि इसके दो मान आएंगे यहां से, या तो ये मान दे देगा 0, या ये मान देगा कि लिमिट तो कर दो हाफ 0 to a, -a to a मत रखो, और उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो और अंदर फंक्शन रख लो, या फिर वो 0। ऐसा कब होगा, जब वो विषम फलन होगा। आप चाहे उसको, जैसे आप प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करते हो ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आप निश्चित समाकलन किया करते थे 12वीं क्लास में, सेम वही काम हो, उससे आप ड्राइव कर लो तो फिर आपके पास यही आएगा। तो अब तो यहाँ खैर आप ही कर लो, इस वाले लफड़े में मत पड़ो। अगर ये समफलन हुआ तो फिर इसका मान
ये आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये देखो, ये फलन समफलन है कि विषम फलन है, पहले पता करना होगा। तो पता करने के लिए आप x की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स कौन आपका फंक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। यानी फंक्शन में मैं x की जगह माइनस एक्स डालता हूं तो ये x को रख नहीं पाता है, बाहर फेंक देता है, देन वी कैन से दैट इट इज द ओड फंक्शन। ये आपका विषम फलन है। और अगर ये विषम फलन है तो इसका मान क्या होगा भाई, प्रॉपर्टी यही है कि माइनस पाई टू पाई होना चाहिए, 0 टू पाई नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपकी लिमिट है वो माइनस पाई टू पाई, और अगर अंदर फंक्शन आपका इवन फंक्शन है तो वो ट्वाइस होगा, और अगर ओड फलन है तो वो 0 दे देगा। देन वी कैन से दैट इसका मान क्या हो जाएगा, ये ओड फलन है इसलिए इस फॉर्मूले से 0 हो जाएगा। और अगर मैं ये कहता कि नहीं साइन एक्स नहीं है कोस एक्स है, अब क्या होता, तो अब देखो कोस एक्स की जगह माइनस कोस एक्स रखते हैं, यहाँ कोस होता, और माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कोस थीटा हो जाता, यानी कोस एक्स हो जाता, और यही आपका फंक्शन है। यानी मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स तो डाला, पर वापस क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स। देन वी कैन से दैट माइनस इस फंक्शन ने निकल लिया, और जो निकल लेता वो समफलन होता है। देन वी कैन से दैट ये फंक्शन आपका समफलन है, इसलिए इस फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, माइनस पाई टू पाई कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाओ, समफलन है तो ये लगेगा ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, लिमिट को हाफ कर दो, माइनस पाई टू पाई यानी 0 टू माइनस पाई टू पाई, तो लिमिट को हाफ कर दो, माइनस पाई ये रहा, 0 ये रहा, पाई ये रहा, तो हाफ कर दो ये 0 टू पाई, और अंदर सेम फंक्शन रख दो। अब इसका कोस एक्स का साइन एक्स कर लो, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट लग दो, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। देन वी कैन से तो क्लियर है भाई, तो ये वाला मामला चलने वाला है। तो ये एक तो ये फॉर्मूला याद रखोगे आप। अच्छा, इसके बाद दूसरा देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये बार बार यूज करेंगे। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल फर्स्ट ही है, उसको तो मैं बार बार इसी वाले प्रॉपर्टी से करूंगा। एक ने प्रॉपर्टी नंबर 6 दे रखी है, अगर आप करना चाहो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ही याद रखो यार, प्रॉपर्टी नंबर 6 रहने दो, एक प्रॉपर्टी ये याद रख लो आप। क्लियर है भाई? आगे देखो, आगे जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है वो सारी याद करनी है। 179 नंबर पेज पर आपको एक हेडिंग डाल रखी है इसने, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, वो आप लिख लो। आप पांचों छाऊ है, I1 दे रखा है इसने, ये कह रहा है देखो लिमिट जहां से स्टार्ट हो, इसका मतलब है कि जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 होना, पाई से 3 पाई होना चाहिए, अगर 2 पाई है तो 2 पाई प्लस पाई होना चाहिए, यानी इंटरवल पूरा है वो आपका पूरा इंटरवल एक 2 पाई का होना चाहिए, यानी जो डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वो 2 पाई होना चाहिए। सी प्लस 2 पाई माइनस पाई जो भी माइनस सी जो भी करो, वो इंटरवल आपका 2 पाई का होना चाहिए, तब आप एप्लीकेबल हो इसको लगाने के लिए। तो cos nx इंटू डी एक्स, अब ये मैं पूरे ग्राफ से देखो तो आपको वैसे जो मैंने पूरा सिलेबस करवाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि इसका मान 0 कैसे आता है। इसका ग्राफ बना लो, उसका ग्राफ बनाने के बाद में आप उसमें जब आप यानी नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव वाले पार्ट को जब ऐड करके देखते हो तो उतना ही एरिया वो कवर करता है और उतना ही एरिया वो नेगेटिव वाला कवर करता है। अगर उसका आंसर +1 आया था उसका आंसर -1 आएगा, तो ये 0 हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी याद रखो, यहाँ आप ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं है, आपको सीधा याद रख लो। एक प्रॉपर्टी ये है, अब याद रखना c से c + 2 पाई, यहाँ पाई x का मतलब चाहे cos 2x हो, चाहे cos 3x हो, चाहे cos 4x हो, कितना ही हो, अगर इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसका मान 0 आएगा। दूसरी बात साहब, ये सेम प्रोसेस 2 पाई के इंटरवल पे चाहे साइन हो अंदर, तो भी आंसर क्या आएगा, तो भी 0 आएगा। एक बात तो ये याद रखनी है, ये दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई आपकी। क्लियर है भाई? आगे देखो, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो I3 लिख रहा हूं मैं, ये तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। c से c + 2 पाई, और ये दोनों ही बातें लिख लेना भैया, sin mx इंटू साइन nx। एक तो ये है कि दो साइन आएंगे, एक तो जैसे साइन आ गया आपके पास 3x, दूसरा साइन आ जाएगा 4x का, और वो इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो इसके दो मान आएंगे, ये दोनों मान याद रखने, या तो वो 0 देगा या तो वो पाई देगा। 0 कब देगा, 0 तब देगा जब m और n बराबर नहीं होंगे, और पाई कब देगा, जब m और n बराबर होंगे। कहने का मतलब है अगर आप c से c + 2 पाई करते हो, लाइक दिस वी कैन से पाई से 3 पाई, अगर आपको कहीं ऐसा मिल गया और अंदर मिल गया sin स्क्वायर 2x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पाई से 3 पाई sin 2x इंटू साइन 2x, दो बार लिख दिया, यानी स्क्वायर वाले क्वेश्चन इससे हल होंगे। अब देखो ये m हो गया, ये n हो गया, दोनों बराबर है, तो इसका मान फाइनली, अब ये इंटरवल भी देख लेना, पाई से 3 पाई है, यानी पूरा इंटरवल कितने का है, 2 पाई का है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर जो इंटरवल आ रहा है वो कितने पाई का आ रहा है, 2 पाई का आ रहा है। और अगर ये 2 पाई का इंटरवल यानी 2 पाई का डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, तो फाइनली इसका आंसर पाई आएगा। और अगर ऐसा होता तो जैसे यहाँ ये स्क्वायर नहीं होता sin 3x, फिर ऐसे लिखा जाएगा sin 2x इंटू sin 3x, तो फिर sin 2x और sin 3x, पूरा इंटरवल 2 पाई का है, इसका 2x है, ये 3x है, m की जगह 2 है, n की जगह 3 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक ये याद रख लेना यार। एक नेक्स्ट देखो आप,
ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 मान आएंगे, सेम काम है कोस में कि कोस एम एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मार लो भैया इनका। अब इनके मान देखो क्या क्या आने वाले हैं कि 0 आएगा यदि m बराबर n नहीं है, सेम ही प्रोसेस है, साइन वाले में भी 0 आ रहा था, कोस वाले में भी 0 आएगा अगर दोनों बराबर नहीं है। अब देखो पाई आएगा यदि m बराबर n है, इतनी बात याद रख लो, सेम ही है दोनों। अच्छा ये कमी यूज करेंगे, फिर तीसरा केस लिखो कि अगर m और n दोनों ही 0 हैं तो फिर 2 पाई आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है यार, अगर ये 0 होगा और ये 0 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, c प्लस 2 पाई माइनस सी कैंसिल आउट और 2 पाई आ जाएगा। ये केस नहीं देखने को मिलेगा, ये 2 बातें याद रख लो यार। आप तो एमसीक्यू में पूछ सकता है वो आपसे इस बार, और खैर नहीं पूछेगा क्योंकि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हो, तो ये प्लस 2 का अगर एमसीक्यू बनाना चाहे तो प्लस 2 वाले में एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ नहीं बनेगा ये। तो यहाँ साइन कोस एम एक्स और कोस एन एक्स एक प्रॉपर्टी है, एक इसमें साइन और कोस दोनों की म्यूचुअल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप फूरियर पढ़ना चाहते हो तो ये I5 है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। देखो क्या है, I5 और I6 है, 0 से 2 पाई है, या C से C प्लस 2 पाई कह दो यार, 2 पाई का डिफरेंस होना चाहिए कहने का मतलब, C प्लस 2 पाई और कोस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, कोस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, यानी कोस और साइन एक साथ आगे और इंटरवल 2 पाई का है तो 0 है, फिर आंसर क्या हो जाएगा 0। और यहां से ये पाई वाला तो यहां से देख लो यार कि अगर आपने कहा है कि m बराबर n होगा, इसका मतलब यहाँ भी m रख दो, यहाँ भी m रख दो, तो इसको मैं साइन स्क्वायर mx बोल सकता हूँ। इंटरवल 0 से c से 2 पाई है तो ये साइन स्क्वायर mx का यहाँ से देख लो, ये I6 वाली याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो कितनी प्रॉपर्टी होगी, एक तो हो गया ये वाला मामला, ये तो आपको याद रखनी है, ये तो प्लस 2 वाला है तो सारे प्लस 2 के ही, पर ये तो जनरल जो हमने स्टार्ट निश्चित समाकलन जहाँ से स्टार्ट किया था वहां हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ आप रट्टा मार लो, ये c प्लस 2 पाई, ये कोस एन एक्स भी 0 होगा, साइन एन एक्स भी 0 होगा, साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स, यानी 2 साइन आ जाएंगे, तो या तो 0 होगा या तो पाई होगा, या तो 0 होगा या तो पाई होगा। ये 2 पाई वाला याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। I5 में साइन और कोस एक साथ आ गए, अलग अलग फैमिली के 2 मेंबर आ गए तो भी आंसर 0 आएगा। तो 0 0 0 ये वाला इंपॉर्टेंट है मामला, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, उनको आपको देखना है। एक ये कोस स्क्वायर वाला देखना है यार, थोड़ा यही देख लो, ये पाई आएगा, यहाँ देख लो I7 इसी को बना लो। अगर मैं m देखो I7 आपको पेज नंबर 172 पे दे रखा है कि c से c 2 पाई कोस स्क्वायर mx, तो यही देख लो ना, कोस mx इंटू कोस mx करोगे तो ये कोस स्क्वायर mx हो जाएगा, यानी m और n की वैल्यू आपने बराबर कर दी, और जब m और n की वैल्यू बराबर कर दी तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, पाई। तो यही तो दे रखा है, तो इस प्रॉपर्टी को अलग से रखने की जरूरत नहीं है। I3 I4 और I5, I3 I4 और I5 याद रखना, शॉर्ट नोट साथ में बना लेना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप एक साथ बॉक्स में केस करते जाओ, एक रफ 2 पेज ले लो आप A4, और पूरी सीरीज को हम 2 पेज में कंप्लीट कर देंगे। करना क्या होगा, वर्किंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बड़े वाला क्वेश्चन आएगा साहब 20 नंबर का, इसलिए मैं कल हम जब डिजिटल बोर्ड पे क्लास कर रहे थे तो लाइट चली गई थी और इन्वर्टर की व्यवस्था थी नहीं, तो उसके आगे वाला पार्ट जो है वो मैंने शायद एक क्वेश्चन लिखवा तो दिया था, पूरा नहीं करवा पाया था। तो आज यहाँ जैसे आज वो लाइट है तो डिजिटल बोर्ड खराब है, तो खैर आपको तो आज करने हैं, आज 10 तारीख 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल को एग्जाम है, तो इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज रख रहे हैं ताकि आपको लॉस नहीं हो। आप अगर आराम से बैठ के भी देख रहे हो, कॉपी पेन साथ में रखना पड़ा, ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हो, चारपाई पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, चेयर पे तो खैर आप बैठोगे नहीं, चारपाई पे बैठते हो ज़्यादातर, तो चारपाई पे बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो, नहीं हो कि यार आप क्लास हो और फिर हाँ ये करवा दिया, ब्लैक बोर्ड में आप व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखा जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। याद रहेगा नहीं रहेगा वो आप पे है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, साथ साथ में नोट कर रहे हो। अच्छा सारा ड्राइव नहीं करना है, हमें जो चीज़ें याद रखनी है उसका एक फॉर्मेट बनाना है अपने को, कि हमें ऐसे पढ़ना है और हमें अब यार मतलब मैं बड़ी बड़ी बात कहूँ तो हम थर्ड सेमेस्टर के लिए यूं मान के लेके चल सकते हैं कि यार कल तक याद रह जाए ये मामला, बस एक बार तो यही थोड़ा आप, ठीक है, इसलिए ये क्लास है। बाकी आपको मैं यहाँ आर्यभट्ट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा और नहीं बनोगे आप, क्लियर? चलो जो चीजें याद रखनी है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। अच्छा कुछ ये कितनी होगी, एक तो प्रॉपर्टी नंबर P5 आपकी बुक में है, I1 I2 याद रखोगे, I3 I4 I5 याद रखोगे, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। तो क्या याद रखोगे भैया कि इंटरवल 2 पाई का होगा, साइन वाला 0 होगा, कोस वाला 0 होगा, साइन साइन साथ में आ सकता है, 2 मान आएंगे 0 या पाई, 0 या पाई। 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब m और n बराबर नहीं होंगे,
पाई कब आएगा जब m और n बराबर होंगे दोनों में। अब साइन और कोस अगर साथ में आ गए अलग अलग फैमिली के तो आंसर निकल गया। बस इतनी सी प्रॉपर्टी। आगे देखो आप एक प्रॉपर्टी ये देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ रूल है, ये देख लेना। ये माइनस पाई टू पाई दे रखा है इसने। अब सेम ही काम है, देखो थोड़ा देखो, अभी भी इंटरवल कितने का है कि माइनस पाई टू पाई, यहाँ कितना आ जाएगा, ये लेंथ कितनी होगी पाई, ये लेंथ कितनी होगी पाई, तो अभी इंटरवल टू का ही है, तो फूरियर में टू पाई का ही इंटरवल चलेगा दादा। हाँ, हाफ फूरियर सीरीज में जो क्वेश्चन आप अगर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेजर क्वेश्चन इसी का बनने वाला है, बड़ा क्वेश्चन इसी का बनेगा, जिसमें आपको ए नोट भी पूछेगा, ए एन भी पूछेगा और बी एन भी पूछेगा, तीनों मान। तो बड़ा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो इवन फंक्शन ओड फंक्शन कर लो और एक ये कर लो। तो इवन ओड वाले मैं तो ये कहता हूँ कम चांसेस है, और खैर पेपर बनाने वाले पे है कि वो कैसा पेपर बना दे कि इवन ओड पे ही 20 नंबर का क्वेश्चन बना दे, पर ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस यही है कि पूरा फूरियर सीरीज का ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये कर लोगे सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। बाकी मैं फूरियर सीरीज में आपको ओड इवन फंक्शन भी करवा दूंगा। ये देखो माइनस पाई टू पाई, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नेक्स्ट में आपने देखो, आपने एक प्रॉपर्टी लिखी है, आपने A4 पेज ले रखा होगा, मैं मान के लेके चल रहा हूँ कि आपने ले रखा है। तो आप एक प्रॉपर्टी बताना मुझे आप, I1 जो आपने सबसे पहले लिखा था, क्या यही नहीं है क्या वो कि अगर आपके पास 2 पाई का इंटरवल है और अंदर आपको कोस दे दे, dx कर दे, तो आंसर वहां भी क्या आया था, जीरो। तो इसको अलग से याद रखने की कहां जरूरत पड़ रही है। आगे देखो आप, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 यानी di2 जो लिख रखा है वो भी sin x है, ये हमने i2 लिखा था, सेम ही तो प्रोसेस है दादा। वो उसका कहने का मतलब वो माइनस पाई टू पाई कर दिया यार, वहां आपने c प्लस 2 पाई कर दिया था, तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया, वहां भी। अच्छा भाई, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये थोड़ा सा लेग आ गया था, अभी हम दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो di2 भी सेम ही है, di2 में क्या है, di2 में माइनस पाई टू पाई है, ये सेम फॉर्मूले हैं दादा, पीछे वाला ही फॉर्मूले हैं, तो इनको याद रखना है। तो याद उन्हीं को रखना है, एक तो आपका P5 याद रखना है, एक I1 I2 I3 I4 और I5 याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, बस उतना सा मैप तैयार कर लो और उस मैप के हिसाब से हम आंसर दे देंगे। यहाँ देखो प्रत्येक का इंटरवल 2 पाई है, तो हमने पहले जो I1 I2 यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन जो किया है उसमें आपको रिजल्ट मिल गए। क्लियर? चलो अब देखो मेन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा कि अब ये कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन ये आएगा पहला जो तीसरा क्वेश्चन लिखा है ना आपने, जो मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उनमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा था 3 नंबर कि वो पूछ सकता है कि फॉर्मूला ड्राइव करना, और पूछा भी गया है, और आरयू में तो फेमस है वो, मतलब फूरियर सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एक आपका कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस का कोई चैप्टर होता है जो यहाँ नहीं है, तो उसमें जो कुल मिला के है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है, और 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है जो फूरियर सीरीज में से फॉर्मूला ड्राइव करना पूछता है, लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल। तो मैं तो मान के लेके चलता हूँ कि अगर वो पूछना चाहे आपसे आइलर फॉर्मूले, जिनको मैं आइलर फॉर्मूले कहता हूँ, तो वो पूछ सकता है आपसे। तो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ओड इवन का बनता है, एक प्रॉपर पूरे इंटीग्रेशन का पूरे फूरियर सीरीज बनता है, और एक आपके पास फॉर्मूला ड्राइव करना। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करना मांग सकता है। देखो किसी भी फंक्शन को आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, यूनिट नंबर 5 में एक क्वेश्चन मिलेगा और उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इस क्वेश्चन को फूरियर सीरीज में या इस फंक्शन को फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करो। क्लियर है? करना कैसे होगा, दुनिया का कोई भी फंक्शन जिसका इंटरवल 2 पाई है उसको मैं फूरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूं, और फूरियर सीरीज होगी क्या, ये होती है फूरियर सीरीज ए नोट समेशन n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos nx प्लस b n sin nx, खत्म है साहब। ये लो, दुनिया का कोई भी फंक्शन जिसका इंटरवल 2 पाई है, 2 पाई का मतलब पूरी लेंथ 2 पाई है, हाफ रेंज में क्या हो जाता है, ये पाई हो जाता है, हाफ रेंज का मतलब आधे, यार आधे को भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर 2 पाई तक ये मामला चलेगा। अब यहाँ बातें क्या क्या याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त अगर फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये फॉर्मूला ही लिखना है कि फॉर्मूला होता है ना ये, हमें यही करना है। अब करना क्या होगा, सारा प्रॉपर मामला यूं का यूं है, हमें ए नोट की वैल्यू याद करनी है, हमें ए एन की वैल्यू याद करनी है, और हमें बी एन की वैल्यू याद करनी है। ये 3 वैल्यू निकाल के इसी फॉर्मूले में वापस चिपका दो, आपके उस फंक्शन का फूरियर सीरीज तैयार है, कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात? किसी भी फंक्शन का, दुनिया का कोई भी फंक्शन जिसकी फूरियर सीरीज तैयार करनी है, उसका फॉर्मेट ये होता है ए नोट प्लस एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स। अब आप क्या करोगे, यहां से ए नोट ए एन और बी एन कॉन्स्टेंट है, इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और वो निकलेगी कैसे, वो फॉर्मूले आएंगे जिनको मैं आइलर फॉर्मूले बोलता हूं। अब पहला यही है,
छोटे क्वेश्चन पूछेगा तो ए नोट ए एन और बी एन का मान पूछ सकता है डायरेक्ट वो आपसे, नहीं तो वो फॉर्मूला पूरा ड्राइव करवाएगा कि फूरियर सीरीज को सत्यापित करो। क्लियर है? देखो भाई, ये होती है फूरियर सीरीज। आप क्वेश्चन लिख लो एक, देखो पेज नंबर 172 पे लास्ट में देखो, फूरियर सीरीज, फूरियर श्रेणी क्या होती है। ये कहता है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन है जिसका इंटरवल 0 से 2 पाई है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, आप लिख लो कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। पहले तो ये लिखो ए नोट प्लस समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है भाई, ये आपका कोई फंक्शन है, ये होती है फूरियर सीरीज, ये होती है फूरियर सीरीज। अब देखो, मैं आपको ए नोट ए एन और ए की वैल्यू निकालना बता देता हूं आपको। किस किस की? ए नोट की, एफ एक्स जिसका आवर्तनांक बोलते हैं, पीरियड होता है ये पूरा, जो एक्स है ना वो वेव करता है, ये दिया होगा आपसे। अगर फूरियर सीरीज मंगवाएगा ना पूरा, तो माइनस पाई से पाई होगा एक्स, यानी वेरी कर सकता है। आप जो भी एक्स लेना चाहते हो वो माइनस, इस फंक्शन में जो भी एक्स लेना चाहते हो आप, वो माइनस पाई से पाई ही आना चाहिए, पाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस पाई से कम नहीं होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। और जब इनके बीच में होगा तो आप 100% फूरियर सीरीज बना सकते हो दुनिया का कोई भी फंक्शन, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो, चाहे वो साइन एक्स, वो कोस एक्स हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो लॉग एक्स हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, आपको दिया होना चाहिए कि वेरी आपको माइनस पाई से पाई के बीच में करवाना है, तो उसकी फूरियर सीरीज ये बनेगी। अब यहाँ ए नोट की वैल्यू निकालना, ए एन की वैल्यू निकालना और बी एन की वैल्यू निकालना, ये निकालो और वापस यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस मैं काम, जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो यहाँ ए नोट की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ए नोट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ए नोट की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, मैं एक दो करके दिखा देता हूँ आपको। ए नोट के लिए क्या करोगे आप? लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, ये मांगेगा आपको ए नोट की वैल्यू कैसे निकलती है, कि आप एक काम करो यार, कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई दिया जाएगा आपको, एफ एक्स इंटू डी एक्स करना है, तो दोनों तरफ आप ये लगा दो भाई, एफ एक्स का मान तो यही होगा फूरियर सीरीज के हिसाब से। अगर किसी भी फंक्शन की फूरियर सीरीज ये होगी तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, माइनस पाई टू पाई ए नोट प्लस समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी और ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, और आपने इंटीग्रेशन लगा रखा है तो इंटीग्रेशन लगा लो, ये लो साहब, ये करना है। अब लिमिट को ब्रेक कर दो, ब्रेक क्या कर दो, सभी पे लेके जाओ, ये हो गया ए नोट इंटू डी एक्स, फिर इसके पास आ जाएगा माइनस पाई टू पाई समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब इस पे जैसे इस पे ब्रेक किया था, इसके पास भी ले आओ, माइनस पाई टू पाई ए नोट डी एक्स, और ये है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा भाई, समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी तो बाहर पड़ा है, ए एन कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले आओ, और ये किस पे चला जाएगा, फंक्शन पे चला जाएगा, माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन आपका यहाँ चला गया कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, और बी एन भी बाहर आ जाएगा, और माइनस पाई टू पाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये, और साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो साहब, इसकी वैल्यू देखो आप फटाफट कितनी है, फटाफट वैल्यू देखो आप, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, एन टेंस टू 1 टू, अब ये एक बार पढ़ा रहने दो आप, माइनस पाई टू पाई। अब आप जो फॉर्मूले लिख रखे हैं उन फॉर्मूले में वैल्यू देखो, ये पढ़ा है अपनी जगह समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे ही करना आपको, अगर पूछ ले वो कि ए नोट का वैल्यू बताओ, ये बताओ आप। हाँ, आपने I2 देखो आप ध्यान से, I2 देखो, आपने क्या कहा था, I2 मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की दूसरी प्रॉपर्टी देखो, आपने कहा था कि अगर C से C प्लस टू पाई, यानी पूरा इंटरवल 2 पाई का होना चाहिए, 2 पाई का अंदर फंक्शन अगर कोस ही, इसका मतलब ये जीरो, इसका आंसर क्या आएगा, ये भी 2 पाई का, इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, ये हो जाएगा पूरा मामला, जीरो इंटू बी एन जीरो, ए एन इंटू जीरो यानी जीरो, जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, यानी ये वाला मामला तो हो गया जीरो। बच गया कौन सा, ये बच गया साहब आपका, तो ये तो जीरो हो गया, और बच कौन सा गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बच ये गया आपके पास माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, ए नोट बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स और माइनस पाई टू पाई, ये जीरो हो गया, उसको लिख ही नहीं रहा मैं, तो ए नोट अपनी जगह 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स
एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो माइनस पाई टू पाई, लिमिट रख दो साहब ए नोट, अपर लिमिट क्या है पाई, माइनस लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई ए नोट, यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास चल रहा है इस साइड में माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, और फाइनली आपको क्या वैल्यू मिलेगी भैया, ये वैल्यू मिलेगी 1/2 पाई, यानी ए नोट की वैल्यू चाहिए थी, ए नोट की वैल्यू आ गई 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये तो है फॉर्मूला ड्राइव, ए नोट की वैल्यू निकाली हमने, ए नोट की वैल्यू चाहिए, आपने कहा था ए नोट की वैल्यू निकालो, ये रही साहब, जिस भी फंक्शन का जो भी फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो माइनस पाई टू पाई, आपके पास आंसर आ जाएगा, और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, ए नोट का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ए एन की वैल्यू भी आएगी, इसी प्रकार से वैल्यू आएगी, तीनों रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, अगर ए नोट की वैल्यू पूछ ले कि ए नोट क्या है, पूछ सकता है वो छोटे क्वेश्चन में कि यहाँ फूरियर सीरीज में ए नोट क्या होगा, तो ए नोट आप बता दो आप, इसको मैं आइलर मेथड से आइलर फॉर्मूले बोलता हूँ, आइलर ने निकाले थे इसको, इसलिए मैं आइलर की याद में, और मैं तो क्या पूरी नवकार पब्लिकेशन जेपीएस पब्लिकेशन जो भी है पूरा मैथ्स ही इसको बोलते हैं कि आइलर फॉर्मेशन है ये, ए नोट इज इक्वल टू रखना है, अगर क्वेश्चन करना है तो ये याद रखना है, और अगर ड्राइव करना है तो कुछ नहीं करना है यार, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, माइनस पाई टू पाई इसका मान पूछेगा वो, इसका मान पूछेगा तो आपको ये करना है, तो ए की वैल्यू करनी है। इसी प्रकार से ए एन की वैल्यू पूछेगा, ये किसकी वैल्यू पूछेगा ए एन की। अब ए एन के पास देखो थोड़ा क्या है, ए एन की अगर वैल्यू चाहिए तो उसके साथ कोस एन एक्स आना चाहिए, तो आपके पास एफ एक्स क्या है, पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, कोस एन एक्स से, किससे मल्टीप्लाई कर दो कोस एन एक्स से, दोनों तरफ कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका ए नोट कोस एन एक्स प्लस समेशन n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए एन कोस एन एक्स पहले से पड़ा है, कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो कोस स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा, और प्लस बी एन साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स हो जाएगा, क्लियर है। और इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाना है, दोनों तरफ लगा दो माइनस पाई टू पाई, इस तरफ भी लगा दो माइनस पाई टू पाई, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रल लगा दो डीएक्स, यहाँ भी इंटीग्रल लगा दो डीएक्स, दोनों को अलग अलग कर लो साहब, ये हो जाएगा ए नोट बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बच जाएगा माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स इंटू डीएक्स, ये क्या हो जाएगा समेशन n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी बाहर आ जाएगा, ए एन बाहर आ जाएगा, और फिर कौन लग जाएगा कोस स्क्वायर एन एक्स माइनस पाई टू पाई, ये क्या हो जाएगा बी एन बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन लग जाएगा माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ से देखो ये I1 प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको जीरो था, माइनस पाई टू पाई पूरा इंटरवल 2 पाई का है, कोस अगर अकेला हुआ तो जीरो, साइन अगर अकेला हुआ तो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ए नोट वाला पार्ट जीरो हो गया, ए नोट इंटू जीरो, समेशन n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी पड़ा है अपनी जगह, और ए एन अपनी जगह पड़ा है, ये पाई है, अभी थोड़ी देर पहले अगर कोस स्क्वायर आ जाए तो फिर माइनस पाई टू पाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बी एन, और ये क्या है साइन और कोस दोनों आ गए तो ये जीरो, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पाई माइनस पाई टू पाई और एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स, ये लो साहब ये ए एन की वैल्यू है। सिमिलरली बी एन की वैल्यू चाहिएगी, बी एन की वैल्यू के लिए दोनों साइड साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करो, साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करके जो पार्ट बस बी एन चाहिए था वो बी एन आ जाएगा, ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे और बी एन का मान आ जाएगा, क्लियर है कर लोगे। ये आप फॉर्मूले देख लेना, मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, जब क्वेश्चन करोगे तो इन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ये क्वेश्चन है 3 नंबर, बड़ा क्वेश्चन हो गए, एक तो आपसे ये पूछेगा, एक तो याद रखो कि फूरियर सीरीज का फॉर्मेशन क्या होगा किसी भी फंक्शन का, वो होता है ए नोट प्लस समेशन n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये शॉर्ट में लिख लेना ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, क्लियर है। जहां ये जो A4 पेज ले रखा है आपने उसमें लिखो ए नोट की वैल्यू तो क्या है, फॉर्मूले याद रखने हैं 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए एन कौन है, ए एन हो जाएगा 1 पाई न कि 2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स और साथ में कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, और बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिमिलरली 1 पाई माइनस पाई टू पाई और फॉर्मूले हैं, छोटे क्वेश्चन पूछे तो बता देना, खैर यहाँ छोटे क्वेश्चन पूछने के कम ही चांसेस है, फिर भी फॉर्मूला ड्राइव करना मांग सकता है, तो ये ए एन ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू आपको पता होनी कैसे निकलेगी, ए नोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए एन की वैल्यू कैसे निकलेगी और बी एन की वैल्यू जैसे हमने अभी ड्राइव किया है, क्लियर है। तो दुनिया का कोई भी फंक्शन आप इस फूरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखो आप फूरियर सीरीज का, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जांपल जो मैंने लिखा था टाइप की किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन ये चिपकाया है कि आपको पूछ सकता है कि निम्न श्रेणी के फूरियर सीरीज लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, कम इंपॉर्टेंट है पर इंपॉर्टेंट है,
इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बताऊंगा। आपके पास फंक्शन ये दे दिया और ये कह रहा है कि ये वेरी कर रहा है, जो एक्स है वो वेरी कर रहा है माइनस पाई टू पाई। तो आपको क्या करना है, इसकी फूरियर सीरीज बनानी है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि फूरियर सीरीज बनाओ, फूरियर सीरीज लिखो, पहला क्वेश्चन तो यही है। और फिर ये कह रहा है कि प्रूव करो कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस, ये हो जाएगा अपने आप। ये अगर फूरियर सीरीज बन जाएगी ना तो ये 2 मिनट का काम है, फिर इसमें कुछ बचता नहीं है। यानी x इज इक्वल टू प्लस पाई और माइनस पाई, ऑल्सो फाइंड, एक तीसरा पार्ट भी दे रखा है कि प्लस पाई माइनस पाई अगर रख दो आप तो उसके लिए श्रेणी का योग भी याद करो। क्लियर है? चलो साहब, तो हमें क्या करना है, दुनिया का कोई भी फूरियर सीरीज है, फूरियर सीरीज बनाने का तरीका क्या होता है भैया? दुनिया का कोई भी फूरियर सीरीज है, फूरियर सीरीज बनाने का क्या तरीका है? सॉल्यूशन देखो कैसे लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। इस क्वेश्चन को करना कैसे होगा, सिंस इफ यदि x माइनस पाई टू पाई हो देन एफ एक्स यानी फलन का फूरियर सीरीज क्या लिख सकते हो कि मैं किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, ए नोट प्लस समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स। ये पूरा समेशन में दिया, पूरा समेशन में इतना ही लिखना है। यहाँ से ए एन, ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकलनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जहां बता देना कि इस फंक्शन की फूरियर सीरीज बनानी है। तो ये क्या हो जाएगा, सो बाय यूलर फॉर्मूला, यानी यूलर फॉर्मूले से ए नोट की वैल्यू क्या आई थी, यानी ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है, तो वो थी 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ए नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 पाई अपनी जगह पड़ा है, माइनस पाई टू पाई अपनी जगह पड़ा है, एफ एक्स की वैल्यू लिख दो, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब वही तरीका जो आप प्लस 2 में करते थे कि x का इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो, एक साथ भी कर सकते हैं, इनको ब्रेक करके भी कर लो, से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है दादा? 1/2 पाई सबसे बाहर पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट कितनी है पाई, लोअर लिमिट कितनी है माइनस पाई, प्लस इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट कितनी है माइनस पाई और पाई। ये लो साहब, इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया। अब आप इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो, आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो आपके पास फाइनली आंसर जो आएगा वो मैं देख के बता देता हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ए नोट का जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पाई स्क्वायर वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे, पाई क्यूब बचेगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर बचेगा, पाई स्क्वायर बाई 3। यानी ए नोट की वैल्यू चाहिए ना आपको, ए नोट की वैल्यू यहाँ चिपका दूंगा मैं, तो ए नोट तो आ गया अपने पास पाई स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है? इसी प्रकार से ए एन की वैल्यू भी चाहिए, इसी प्रकार से किसकी वैल्यू चाहिए, ए एन की वैल्यू भी चाहिए। तो ए एन की वैल्यू के लिए देखो, बस ए एन में फॉर्मूला रखना और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखो, इसको इक्वेशन नंबर डाल देना, कोई भी इसको स्टार नंबर डाल देना, जो मेन था ना, जो मेन फॉर्मूला था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसको तो स्टार नंबर इक्वेशन लगा के छोड़ दो, ये तो अपनी मेन इक्वेशन है, जो भी आएगा वो इसमें रखना है। और ये जो ए नोट का वैल्यू आई है ना पाई स्क्वायर अपॉन 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। नाउ अब बताओ इसको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप बताओ ए एन की, तो ए एन की वैल्यू भी चाहिए यहाँ और बी एन की वैल्यू भी चाहिए। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है 1 पाई माइनस पाई टू पाई और एफ एक्स इंटू कोसन एक्स, ये फॉर्मूला है अपना, कोसन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पाई अपनी जगह पड़ा है, माइनस पाई टू पाई अपनी जगह पड़ा है, एफ एक्स की वैल्यू लिख दो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोसन एक्स, ये अपनी जगह पड़ा है, डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो देखें, और साथ में ब्रेक भी कर लो, यानी लिमिट को दोनों के पास लेके जाओ। तो 1 पाई सबसे बाहर है, माइनस पाई टू पाई, एक्स के पास कोसन एक्स आएगा, एक्स इंटू कोसन एक्स इंटू डी एक्स, और फिर माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर के पास कोसन एक्स आएगा इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ए एन अपनी जगह पड़ा है 1 पाई। अब देखो भैया ये क्या है एक्स, देखो माइनस पाई से पाई है और अंदर कोस है, अगर अकेला कोस होता तो आंसर 0 ही आता, पर अब देखना पड़ेगा आपको कि ये इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। तो ध्यान से देखो ये कौन सा फंक्शन है, ओड फलन है, ये कौन सा फलन है, इवन फलन है, यानी ये समफलन है और ये भी समफलन है। आपको कैसे चेक करना है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स लूं, मुझे नहीं पता यार क्या है ये, कि समफलन है कि विषम फलन है, एक फलन तो ये रहा, एक फलन ये रहा, दो फलन है ना, तो एक फलन x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस अपनी जगह x की जगह क्या रख दो एफ एक्स, यानी निगल नहीं पाया, निगल नहीं पाया तो ये विषम फलन।
तो ये विषमफलन है, और ये क्या है, ये समफलन है। तो समफलन इंटू विषमफलन ये क्या हो जाएगा, विषमफलन। और विषमफलन में आपने एक प्रॉपर्टी लिखी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि -पाई टू पाई, और अगर आपके पास अंदर विषमफलन है तो आंसर क्या आता है, 0। नहीं तो वो समफलन होता तो ट्वाइस ऑफ से आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर हो गया 0। और ये अब ये समफलन है और ये भी समफलन है, सम इंटू सम क्या होता है, समफलन होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर जो भी आएगा मैं बता दूंगा, -पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कोसन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? यानी bn का अभी an का सॉरी मान नहीं आया अब तक, ये स्टार नंबर इक्वेशन तो अपने दिमाग में रखना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए 20 नंबर का है। an इज इक्वल टू क्या आ गया, an इज इक्वल टू आ गया 1/पाई और -पाई टू पाई और एक्स स्क्वायर कोस nx इंटू डी एक्स। क्लियर है? इसका मान निकाल लो। अब ये आइलेट्स मेथड से निकाल लो। आइलेट्स मेथड समझते हो कि फर्स्ट इंटू सेकंड u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हो, याद होगा आपको फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो क्या करते हैं कि आप यार फर्स्ट यू का यू रख लो, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट यू का यू रख लो, इंटीग्रेशन कर दो वी डी एक्स माइनस पूरा इंटीग्रेशन यू का डिफरेंशिएशन कर दो, और जो इंटीग्रेशन लिखा था वी वो कर दो, ये होता है पूरा। तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड, और फर्स्ट किसको मानना है, आइलेट्स रूल से मानना है, इंटीग्रेशन लॉगरिथम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मतलब समेशन वाले क्वेश्चन या अलजेब्रिक फंक्शन आएगा यहाँ, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे पहले लिखते हैं, ये ई एल ए टी एस होना चाहिए शायद। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकंड। तो आप रूल को मत याद रखो, यहाँ जो भी फंक्शन मिलेंगे ना आपको, वो आपको यूं मिलेंगे कि एक डिफरेंशिएशन होता होगा और एक इंटीग्रेशन। आप पहला फंक्शन उसको माना करो जिसका डिफरेंशिएबल एक दिन 0 हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि डिफरेंशिएबल क्या होता है, पावर को कम करते जाता है, एक दिन कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट के बाद उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, उसको फर्स्ट मानो। तो यहाँ cos nx का करोगे तो डिफरेंशिएशन, अगर मैं cos nx को फर्स्ट मान लूं तो फर्स्ट को यूं का यूं एक दिन cos nx का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसको फर्स्ट माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos nx का माइनस sin nx इंटू n, फिर दोबारा करोगे तो cos nx, ये तो सीरीज चलती जाएगी, साइन का cos, cos का sin, sin का cos, cos का sin, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड मानोगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, जिसको फर्स्ट माना है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो पहला पद यूं का यूं, cos nx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है तो sin nx अपॉन n, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इसका करोगे तो 2x, और इसका इंटीग्रेशन दोबारा चिपका दो sin nx अपॉन n। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, क्योंकि इसका पूरे का इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा, 1/पाई अपनी जगह है, एक्स स्क्वायर इसका तो हो ही गया, खत्म हो गया ये sin nx अपॉन n, और ये -पाई टू पाई है, जब लिमिट रखेंगे तो रख लेंगे साथ में, माइनस ये हो जाएगा 2/n आ जाएगा बाहर, अंदर कौन बच गया, -पाई टू पाई x इंटू साइन nx बच गया ना dx। अब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड फिर मान के कर लो, तो 1/पाई एक्स स्क्वायर साइन nx अपॉन n माइनस 2/पाई और इसका फर्स्ट इंटू सेकंड मानो दोबारा, तो x यूं का यूं, इसका करोगे तो माइनस आ जाएगा cos nx, अब ये कैलकुलेशन है यार, cos nx अपॉन n और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos का साइन का करोगे cos nx अपॉन n इंटू dx। अब इसका एक बार फिर से करना पड़ेगा, और तीनों की लिमिट रख लो, जब तीनों की लिमिट रखोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टोटली फाइनली जब लिमिट रखोगे तो आपके पास an जो मान आएगा वो मैं बता देता हूँ, an क्या आएगा, an जो मान आएगा वो आएगा 1 प्लस cos n पाई। अब ये कैलकुलेशन नहीं कर लेना यार, cos n पाई हम पूरा ड्राइव करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा और बाकी इक्वेशन नहीं हो पाएंगे, n स्क्वायर माइनस 1, ये an का मान आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इसी प्रकार से bn का मान निकाल लो, अब बुक में देख लेना, bn का मान निकाल लो, bn का मान क्या आ जाएगा, bn का मान आ जाएगा आपके पास bn का नहीं निकाला गया इसने, an आ गया और bn कहाँ है इसने, अच्छा bn, एक मिनट bn का मान निकालते हैं, अच्छा ये नहीं आएगा यार, सॉरी मैंने कहीं और से लिख दिया, an का मान आ जाएगा 4/n स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी जब लिमिट रखोगे ना, मैंने कॉपी किया था कहीं और से कर लिया यार, तो an का मान आ जाएगा 4/n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ठीक है ना, माइनस, और फिर bn का मान जो आएगा ना सेम इसी तरीके से, तो bn का जो मान आएगा ना वो bn का मान क्या आ जाएगा, bn का मान आ जाएगा आपके पास, bn का मान आ जाएगा -2/n माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 1 2 और 3 के मान है ना, वो कहाँ रख दो आप, समीकरण 1 2 3 के मान समीकरण स्टार में रख दो, जैसे ही समीकरण स्टार में रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, समीकरण 1 2 3 के मान समीकरण 4 में रखने में, सॉरी स्टार में रखने पर,
बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार देन वी हैव, तो आपके पास भाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये था, वो क्या था ए नोट समीकरण ये है ना आपकी, एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये आपकी फूरियर सीरीज थी। तो ए नोट की वैल्यू आ जाएगी एलएचएस में जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं इस फूरियर सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ए नोट की वैल्यू तो क्या आई थी, ए नोट की वैल्यू तो आई थी पाई स्क्वायर बाई 3, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस इनकी वैल्यू क्या आई है, इनकी वैल्यू आई है समेशन तो अपनी जगह पड़ा है एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी, और ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है -1 की पावर एन 4 बाई एन स्क्वायर कोस एन एक्स अपनी जगह पड़ा है, प्लस और बी एन की वैल्यू क्या है, बी एन की वैल्यू है -2 है ना, हाँ -1 की पावर एन तो है ही है, -2 अपॉन एन और साइन एन एक्स। ठीक है, अब समेशन को ओपन कर लो, बस अब तो कुछ नहीं करना, समेशन को ओपन करना है, पाई स्क्वायर बाई 3। अब समेशन को ओपन कर लो, समेशन को ओपन करोगे तो एन की जगह 1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 2 रखो, 3 3 4 4 5 5 ऐसे रखते जाओ। तो एक बार कोस कोस वाले लिख दो, एक बार साइन साइन वाले लिख दो। तो कोस वाले जब लिखोगे ना तो उनका मान तो आएगा -4 कोस एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर कोस 2x प्लस 1/3 स्क्वायर सोन चलता जाएगा, और उसमें आएगा +2 साइन एक्स, क्योंकि एन की जगह 1 रखोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, 2 रखोगे तो साइन 2x आ जाएगा, और साइन 3x आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है, ये आपकी फूरियर सीरीज है भैया, ये फूरियर सीरीज तैयार है आपकी। ये क्या है, ये फूरियर सीरीज है। तो इस क्वेश्चन की फूरियर सीरीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसने कहा है कि अब मान ज्ञात करो किसका, एक्स। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन और दे रखा है इसने कि आप ये बताओ कि पाई स्क्वायर, दूसरा जो इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है पूछ सकता है वो साथ में, क्योंकि क्वेश्चन प्रिंट होगा तो पूरा पूरा प्रिंट होगा। दूसरा क्या है, ये तो फूरियर सीरीज होगी। उसके बाद इसने क्या कहा है देखो, तो एक काम तो ये करना आपको, इतना काम तो याद रख लो, फूरियर सीरीज के क्या करना होगा, फूरियर सीरीज में पहला स्टेप तो ये होगा कि आप फंक्शन बनाओ, पहला पार्ट तो ये है। पहला पार्ट तो ये है कि आप पूरा फंक्शन लिख दो, फिर ए नोट की वैल्यू निकालो, बी नोट की वैल्यू निकालो, और सॉरी बी एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू निकालो, तीनों की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में वापस रख दो, ये फूरियर सीरीज बन जाएगी। समेशन को ओपन कर लो, 1 टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी फूरियर सीरीज है, ये आपकी फाइंड हो जाएगी। अब इसने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि ये भी सिद्ध करो कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 जो है ना, वो आएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आप क्या करो, x की जगह पाई और x की जगह -पाई रख दो। एक बार तो x की जगह क्या रख दो, पाई, जो भी इंटरवल है, और एक बार x की जगह क्या रख दो, -पाई। इस वाली इक्वेशन में जो आपने फूरियर सीरीज कन्वर्ट करवा ली ना, अभी जो आपने फूरियर सीरीज कन्वर्ट की है, उसमें x की जगह पाई और x की जगह -2 पाई, आपकी फूरियर सीरीज क्या बनी थी, फूरियर सीरीज ये थी x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 था ना, प्लस ए नोट प्लस n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी किया तो आपके पास आया -4 कोस एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर कोस 2x, एक दो स्टेप लिख के छोड़ दो बस, और प्लस आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट टर्म होती है यहाँ, +2 साइन एक्स माइनस साइन 2x, और 1/2 है भाई, सॉरी 1/2 प्लस 1/3 साइन 3x, इस प्रकार से है ये, बना लेना, बन जाएगा, डजेंट मैटर, सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना, पाई स्क्वायर बाई 6 से ये सिद्ध करो, तो आप x की जगह पूरा इंटरवल रख दो, एक बार तो पाई और एक बार x की जगह क्या रख दो, -पाई। तो x की जगह पाई रखो पहले, तो पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 3 और -4, अब कोस पाई प्लस 1/2 स्क्वायर कोस 2 पाई, इस प्रकार से चलेगा, +2 साइन पाई -1/2 साइन 2 इंटू 2 पाई, और इस प्रकार से ये चलेगा। अब देखो आपके पास मिलने क्या वाला है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस पाई, अब सिंपल देख लो यार, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो कोस पाई कितना हो जाएगा, और कोस 90, कोस 90 क्या होता है, 0, और कोस पाई खत्म, कोस 0 1 होता है, कोस 90, कोस 0 कितना है, कोस 0 1, कोस 90 -1 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखे देख लेना, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। तो साइन को साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, अरे इसका ग्राफ याद कर लो यार, कोस पाई का ग्राफ कैसे, कोस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है, ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 5 पाई/2 होता है, और ऐसे चलता जाता है, ये 3 पाई आ जाएगा आगे।
देख लो ना पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है -1। और साइन का ग्राफ कैसे होता है, साइन का ग्राफ होता है इससे, तो देख लो ना, ये 90 होता है, पाई/2 पे बन देता है, ये पाई हो जाएगा, ये जितना भी होगा 3π/2 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन पे क्या हो जाएगी, इनकी तो जीरो हो जाएगी, ये तो सारी। और इसकी वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, पाई कोस पाई सी, ये तो एक बार ये आ जाएगा। कोस 2 पाई सी, ये तो कोस 2 पाई कहाँ आ जाएगा भाई, कोस एक बार तो आ गया कोस पाई, और एक बार आ जाएगा कोस पाई के बाद क्या आएगा भाई, कोस 2 पाई यहाँ आएगा ना। 2 पाई इतना जल्दी कैसे आ गया, तो 2 पाई यहाँ आ जाएगा। तो जो इवन और ओड है उनको ऐड करके देख लेना, फाइनली आपके पास जो आंसर बचने वाला था इस वाला मैटर बचेगा, और वो बचेगा पाई प्लस पाई स्क्वायर, पाई प्लस पाई स्क्वायर। और एक आप x इजिकल टू माइनस पाई भी रखना यार, एक बार इसको ऐड मत करना, पाई इजिकल टू माइनस पाई रख लेना ताकि इजी हो जाएगा। तो माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जब रखोगे तो आप वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर बाई 3, पाई स्क्वायर बाई 3 और प्लस 4 इंटू समथिंग। अब जो भी आएगा इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे ना तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर इजिकल टू पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इस साइड में से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6। जो चाहिए था वो आपके पास आंसर आएगा। यानी फूरियर सीरीज में आपको क्या करना है, एक बार पाई रख दो, एक बार माइनस पाई रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर ये कह रहा है x इजिकल टू प्लस पाई और माइनस पाई पे योग बताओ, तो x इजिकल टू प्लस पाई और माइनस पाई पे योग यानी f माइनस पाई टू 0 और f प्लस पाई टू 0। ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो स्टेप याद करने हैं आपको, मेन तो इसके जो नंबर होंगे ना वो होंगे फूरियर सीरीज बनाने के। उसके बाद में ये वाला जो पूछ ही ले आपको, कुछ क्वेश्चनों में दे रखा है कि आप सिद्ध करो पाई स्क्वायर, एक बार x इजिकल टू पाई तो फूरियर सीरीज में, एक बार x इजिकल टू माइनस पाई रख दो, और इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड, एक बार यहाँ मान मत रखो, फिर जो भी मान आएगा उसमें से कैंसिल आउट करके देख लेना कि कौन कौन से बच रहे हैं, उसके हिसाब से मान रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक। ये आपकी फूरियर सीरीज की क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्वेश्चन लिख दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो एक तो पहला ही है, और एक आप लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, लिख देता हूं मैं, ये कर लेना, सेम एग्जीक्यूशन है, बस करना इतना ही है। और ओड इवन पे मैं बता देता हूं आपके ओड इवन पे करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल देख लेना, सेम एग्जीक्यूशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये छोड़ के नहीं जाना है जो मैं बता रहा हूँ, कोस एक्स। अब ये लक्ष्मण बूटी तो है नहीं कि आपको दूं और जिंदा हो जाओ, मैं बस बता सकता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है यार यहाँ, क्योंकि यहाँ इतने बड़े क्वेश्चन है। देख लो एक क्वेश्चन हुआ है उतनी देर में, तो आपको टाइम चाहिए फुल, और फुल टाइम आपके पास पहले था। यानी माइनस पाई टू पाई ब्रेक कर रहा है, अगर आप माइनस पाई टू 0 ले रहे हो तो माइनस कोस एक्स लेना, और 0 से पाई ले रहे हो तो यानी फंक्शन तो अभी भी x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x अभी भी तो माइनस पाई से पाई वेरी कर रहा है ना पूरा फंक्शन। तो आपको इस फूरियर सीरीज बनाना क्या है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन है उसकी फूरियर सीरीज क्या होगी, n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी और cos nx, सॉरी an cos nx प्लस bn sin nx, इस पूरे पे है भाई ये समेशन जो है sin nx। तो यहाँ a नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये है, इस फंक्शन को लिखना है, चलो लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई, और साथ में क्या होता है fx इंटू डी एक्स। अब इस फंक्शन को कैसे करोगे कि भैया पूरा फंक्शन एक साथ तो है ही नहीं, तो इस लिमिट को भी ब्रेक कर लो कि माइनस पाई टू पाई माइनस पाई टू 0 fx इंटू डी एक्स। अब पूरा फंक्शन ऐसे ही होगा 0 से लेके पाई, ये तीसरी प्रॉपर्टी जो हुआ करती है ना अपने ब्रेक करने वाली, इंटरवल कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ब्रेक कर सकते हो, तो cos x कंटिन्यूअस है, और आपको जो दिया जाएगा वो कंटिन्यूअस होगा, डजंट मैटर, आप इतना दिमाग मत लगाना कि यार कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं सारे कंटिन्यूअस होंगे यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई टू पाई fx, जब माइनस पाई से 0 के बीच में वेरी करे ना ये, तो आपको ये लिखना है माइनस कोस एक्स, और प्लस जब 0 से पाई के बीच में वेरी करे तो फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी है, तो फिर कोस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, a नोट की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली आपको वहां भी ब्रेक करना है, an की वैल्यू आ जाएगी, bn की वैल्यू आ जाएगी, वापस रख दो, फूरियर सीरीज बन जाएगी। इसमें कोई और क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। और इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, D2 है, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है दोनों, 1 4 5, 1 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 7 भी देख लेना यार, बस इतना कर लोगे तो बहुत है, टाइप तो पता चल ही जाएगा। एक बार सेंसरी नजर से सारे एग्जांपल देख लेना, फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है आने की, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार एक साल छोड़ के एक साल आ ही जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं जाना है। बाकी आप सारा देख लो, क्वेश्चन सारे देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएंगे ना, ये कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में किया था शायद, जब यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर पैटर्न चेंज किया था, तो हमने शायद 2 पेज में पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखा था, A4 के 2 पेज थे, उसमें 500 की 500 यूनिट संभाली थी हमने अलजेब्रा की,
और उसमें से 36 नंबर का मामला आ गया था, 40 नंबर का था वो, उसमें से 36 नंबर का मामला आ गया था। तो खैर वहां तो फिर था ही एमसीक्यू, तो उसमें तो आपने पता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। अब यार क्वेश्चन 5 नहीं देके, 4 नहीं देके, वो अगर 6 दे दे तो मेथड वही है, तो आप ज़्यादा मतलब डीपली नहीं जाना है। अब आप रिवीजन कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को लास्ट में जब आप, जैसे आपने आज 9 तारीख है, 9 तारीख को शाम तक आपने पूरी अब पूरी यूनिट या तो एक आध की मैथ्स की बुक को हाथ में ले लो और अपने दिमाग को संतुष्टि देते जाओ कि अच्छा ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और हो गई। या फिर एक काम करो कि आपको मेथड तो वो आपके पास A4 पेज है, उसमें मेथड तो लिख रखा है कि ये करना है, तो हमें एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 इनको एक बार सनसनी नजर से देख लेना है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो एक तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा ना, समफलन और विषम, सेम ऐसा ही है, समफलन और विषम फलन का है कि समफलन की, ये क्वेश्चन कम चांसेस है क्योंकि ये छोटे हो जाते हैं क्वेश्चन अपने आप में, समफलन की, क्योंकि यहाँ A नोट, AN और BN की वैल्यू नहीं निकालनी होती, इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है। समफलन क्या होता है कि जो फलन सम है, यानी जो x निकल लेते हैं, शंकर भगवान होते हैं समफलन की, जो जिसको माइनस दिया फंक्शन को और वो निकल गया तो वो समफलन है, जैसे कोस है और सेक है, तो ये समफलन होते हैं। जैसे कोई इवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो सम डिग्री का जो फलन होगा ना, तो जैसे एक्स स्क्वायर आपके पास कोई फलन है तो आपने उसमें माइनस डाला तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वापस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी समफलन है। तो इसका मतलब जो समफलन है उनके लिए क्या होगा कि समफलन के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, समफलन के लिए आपके फूरियर सीरीज इतनी बन जाएगी। अब देखो समफलन है क्या, आपके पास फूरियर सीरीज क्या थी, फूरियर सीरीज सेम प्रोसेस वही होगा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसलिए नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कम चांसेस हो जाते हैं इसको। बाकी और कोई अच्छा आदमी क्वेश्चन बनाए और उसका टारगेट हो कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा रखो इनको, यही इसी क्लास से प्यार हुआ उनको कुछ, तो फिर देने को तो फिर कुछ भी दे सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, और आपको 100% वही देखने को मिलेगा भैया, 100 मत कहो 99 कह लो यार, 99% वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरी फूरियर सीरीज के। ये होती है फूरियर सीरीज। तो समफलन की देखनी है तो समफलन में कौन कौन सा है, ये समफलन है नहीं क्योंकि ये विषम होता है, ये सम है, ये सम है, इसको सम मान लेते हैं, कांस्टेंट फलन है ये, तो कांस्टेंट फलन तो बस, तो उसको लिखेंगे नहीं। ये लो साहब, ये इसकी फूरियर सीरीज हो गई। अब आपको होगी विषम फलन की, तो यहाँ दो ही मान निकालने हुए ना, ए नोट और एन का, तो प्रोसेस वही है, ए नोट और एन का वैल्यू निकालनी है, वापस रखना है, आंसर आ जाएगा। और इवन फंक्शन में, सॉरी ये तो इवन है, ओड फलन में यानी विषम फलन आ जाएगा, तो फिर क्या रखना है, तो फिर ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो बच गया वो लिख दो, तो समेशन n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी, उसमें सिर्फ bn की वैल्यू लिखनी है। ये लो साहब, खत्म हो गया काम, ये लो यहाँ से bn की वैल्यू निकाल लो। bn का फॉर्मूला वही है 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx इंटू साइन nx इंटू dx, इसी फॉर्मूले से जैसे वो किया था। ये लो, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, एक जैसे ही है। अच्छा ओड और इवन में से अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक देख लो ये एग्जाम्पल नंबर 3, बाकी आप देख तो सारे सकते हो, बाकी जब लास्ट टाइम में जाओ तो ये देख लो, बाकी है वही प्रोसेस वही चलेगा सेम डिटो। तो ये आपकी, और एक भैया एग्जाम्पल नंबर 4, साइन और कोस के हैं दोनों, तो इनमें से कोई क्वेश्चन टपक सकता है, बाकी छोटे है क्वेश्चन, 20 नंबर का नहीं बनेगा, ये श्योर है, 20 नंबर का पूरा फूरियर का ही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो फूरियर सीरीज कंप्लीट है, अगर आप फूरियर सीरीज करते हो तो 20 नंबर पक्के हैं आपके। अब इसके साथ एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कुछ डेफिनेशन है, डिरिचलेट प्रतिबंध है, जो टेस्ट है टेस्टों के बारे में पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम छोटे टेस्टों के बारे में देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप जैसे वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से भी एक बड़ा क्वेश्चन डालेगा और यहाँ से भी एक बड़ा क्वेश्चन डालेगा, और इनमें से कोई एक करना होगा आपको, तो ज्यादा चांसेस इसके हैं कि फूरियर सीरीज कर लो, फूरियर सीरीज का 100% क्वेश्चन आएगा, मिस नहीं कर पाएगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का छोटा क्वेश्चन डालेगा वो, बता देता हूँ आपको। इसके पास साथ जो दूसरा पार्ट है ना, ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लो आप, इसके साथ देखो। तो फूरियर सीरीज कंप्लीट है आपकी, चलो आगे लिखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, आगे लिखो इम्प्रॉपर, इसी के साथ है यूनिट नंबर 5, यही है यूनिट नंबर 5 और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, चौथा चैप्टर आपकी बुक का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है कि जो प्रॉपर नहीं हो। अब इंटीग्रल देखो कितने प्रकार के होते हैं, आपने निश्चित समाकलन एक 12वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, इसकी पहले थ्योरी देख लो, आप छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ, छोटे का मतलब 8 नंबर तक, बड़े मतलब 20 नंबर तक। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में क्या था कि जिसकी लिमिट लगाई जाए, लिमिट होती है साहब, निश्चित समाकलन होते हैं, हाँ साहब उनका हमें पता होता है। तो जैसे ये a टू b है, या फिर पाई टू, यही देख लो माइनस पाई टू पाई है और साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसका करना है, तो ये निश्चित है क्या, हाँ साहब ये निश्चित है, इसका कोई मान आएगा क्या, बिल्कुल साहब। तो ये प्रॉपर इंटीग्रेशन कहलाता है, और प्रॉपर इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं ये, ठीक है ना, ये प्रॉपर इंटीग्रेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में दो पार्ट होते हैं। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर पे लिमिट होती है,
ये जो लिमिट होती है ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तीन टाइप के होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उनके दो पार्ट है, एक तो है प्रॉपर इंटीग्रल, एक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल एक ही प्रकार का होता है कि आप लिमिट को देख लो अच्छे से और अंदर वाले फंक्शन को देख लो अच्छे से। बाहर वाली लिमिट भी इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए कहीं, नहीं तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए, नहीं अपर लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए, और नहीं इनके बीच में कहीं आप वो लिमिट की वैल्यू रखो, जैसे -पाई रखो तो आपके पास इन्फिनिटी आंसर नहीं चाहिए फंक्शन का, या फिर पाई रखो तो भी आपके पास आंसर आना चाहिए, या फिर -पाई से पाई के बीच में कोई एक और वैल्यू रखो, जैसे -पाई से पाई के बीच में एक वैल्यू रखे हम 0, या फिर हम इसके बीच में वैल्यू रखे हम π/2, तो कोई भी वैल्यू रखो तो उसमें ये कोई ना वैल्यू दे, ऐसा ना हो कोई इन्फिनिटी दे दे। समझ रहे हो बात को? यानी पूरा फंक्शन और लिमिट क्या है, प्रॉपर है। तो ये तो क्या होते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। ये तो क्या होता है, प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। इनकी वैल्यू तो वैसे निकालेंगे कि कोस का क्या कर देंगे, माइनस कोस एक्स, और लिमिट लगा दो साहब, क्या है -π/2π, इसका आंसर आ जाएगा एक। क्लियर है? अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के दो पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं। एक तो हो गया प्रॉपर, प्रॉपर तो आपने +2 में पढ़ लिया। अब आ गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कितने प्रकार के होते हैं, इम्प्रॉपर खुद अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार है, 2 ही प्रकार है, फर्स्ट और सेकंड। डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के प्रकार कितने हैं, 2। एक तो है प्रॉपर। प्रॉपर कौन से होते हैं, जिनकी लिमिट भी फाइनाइट होती है, यहां भी फाइनाइट आएगा, यहां भी फाइनाइट आएगा, और अंदर जो भी फंक्शन होगा उसमें ये जो लिमिट रखेंगे ना, -पाई से पाई के बीच में जो भी फाइनाइट ये वाली लोअर और सॉरी अपर और लोअर के बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे ये भी फाइनाइट ही आएगा, यानी फंक्शन भी फाइनाइट होगा। तो अगर फंक्शन भी फाइनाइट है और लिमिट भी फाइनाइट है तो प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में एक चैप्टर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यहां से निकलेगा ये। तो ये होगा इम्प्रॉपर, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगा। पर इसमें क्या होगा, 3 टाइप के होंगे खुद ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एक होगा फर्स्ट काइंड, एक होगा सेकंड काइंड, और एक होगा थर्ड काइंड। थर्ड काइंड आपके सिलेबस में नहीं है, थर्ड काइंड आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात कर लो। सकता है आपको छोटे क्वेश्चनों में वो दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, छोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करवा लेगा कि सोल्व करो। तो इसमें 4 मेथड है, चारों मेथड पे तो जाने की जरूरत नहीं, 2 मेथड करवा देता हूँ, एक तो एबल है और एक डिरिचलेट है। इन दोनों पे देख लो आप, क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। वैसे इसमें म्यू टेस्ट भी होता है, एबल टेस्ट, म्यू टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट और एक कंपैरिजन टेस्ट, ये 4 टेस्ट होते हैं। और चारों टेस्टों में से जो भी उनको लगा के फिर जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसमें म्यू टेस्ट जाता है, या फिर आप एबल से भी कर सकते हो, या फिर आप डिरिचलेट से भी, जो भी टेस्ट आपको लगे वो लगा के देखना होता है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप देखते हैं क्वेश्चन को पहचान लो कि हाँ यार यहाँ एबल लगेगा, नहीं तो मैं आपको जो क्वेश्चन करवा दूँ, जो क्वेश्चन बता दूँ वो कर लेना। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट में होती है कि लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए, लिमिट इनफाइनाइट। भाई प्रॉपर में तो दोनों ही फाइनाइट होते हैं, और इम्प्रॉपर में एक चीज पक्का इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट, और फंक्शन जो होता है ना वो फाइनाइट होता है। आप कहोगे कि एग्जांपल बताओ, जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास एक फंक्शन है cos x, cosec x मान लो आप, और ये हो गया आपका cosec x मत मान लो, sin x मानो, या फिर आप x मान लो यार, x मान लो सीधा, ये हो गया a टू इन्फिनिटी। अब देखो है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन लगी होती है ना, वो निश्चित समाकलन कि a से स्टार्ट जाना है, तो है तो ये निश्चित समाकलन। पर निश्चित समाकलन में क्या होगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में तो क्या होगा, यहाँ भी फाइनाइट, यहाँ भी फाइनाइट, और यहाँ भी फाइनाइट, इनके बीच में भी फाइनाइट, तो ये फाइनाइट है, ये प्रॉपर। अब कौन से काइंड का है तो वो पता करेगा कि अगर लिमिट है इनफाइनाइट है, देन वी कैन से दैट फर्स्ट काइंड का है। ये कौन से काइंड का हो जाएगा, फर्स्ट काइंड का हो जाएगा। सेकंड काइंड में क्या होता है कि लिमिट तो फाइनाइट होती है, लिमिट तो फाइनाइट होती है, पर जो फंक्शन होता है ना वो उस लिमिट के बीच में इनफाइनाइट होता है कहीं ना कहीं। जैसे मैं कह दूं -1 to 1 और 1/x into dx। अब देखो देखने में ये क्या लग रहा है, डेफिनेट, देखने में प्रॉपर लग रहा है, प्रॉपर नहीं है। आप पहले तो लिमिट को चेक, क्या है -1 और 1, ये तो फाइनाइट है, लिमिट तो हो जाएगी फाइनाइट, और अंदर जो फंक्शन है ना वो -1 रखे, देखो 1/-1 दे रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट है। पर -1 से 1 के बीच भी कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसपे इनफाइनाइट हो, जैसे -1 से 1 के बीच में एक वैल्यू आएगी 0 0 रखे, देखो फंक्शन में 1/0, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सेकंड काइंड का है। और थर्ड काइंड में क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड होता है, कि लिमिट भी आपको ऐसे मिलेगी, जैसे मैं कह दूं कि -1 to इन्फिनिटी और 1/x into dx। अब देखो ये थर्ड काइंड का हो जाएगा, ये थर्ड काइंड का है। थर्ड काइंड का कैसे है कि माइनस लिमिट भी तो इनफाइनाइट है और
फंक्शन भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये थर्ड काइंड का, ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये है दो सिलेबस में, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होगा, फर्स्ट काइंड को पहचानने का तरीका क्या है, लिमिट इनफाइनाइट फंक्शन फाइनाइट, और इसमें क्या होता है, लिमिट फाइनाइट फंक्शन इनफाइनाइट। क्लियर है। तो इनको करने के डिरिचलेट और दो मेथड है, वो दोनों मेथड में से आप देख लो, दोनों एक जैसे ही मेथड है। एक मिनट को, एक मिनट को मैं बता देता हूँ आपको। इसमें अगर छोटे क्वेश्चन कर लोगे ना तो बच जाओगे आप। ठीक है। इसी में बता दूंगा आपको। ठीक है भाई। अब इसमें पहले तो कंपैरिजन टेस्ट है, अगर कंपैरिजन टेस्ट अगर करना चाहो तो सिंपल सा है, मैं कंपैरिजन टेस्ट भी बता देता हूँ आपको यार। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कंपैरिजन टेस्ट देखो, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ, कंपैरिजन टेस्ट से भी हो जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, क्या करना है आपको, बस मेथड याद रखना है इसमें भी, कि जैसे आपको दे दिया 0 टू इन्फिनिटी और cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कह दिया, ठीक है ना। अब ये पूरा फंक्शन है, दो फंक्शनों से मिलकर बना है, एक फंक्शन कौन है एफ और दूसरा फंक्शन कौन सा है 1/x²। इसको मैं पूरा फंक्शन मान लेता हूँ। अब कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि पहले तो ये पता करो ये कौन से काइंड का है। तो इसमें लिमिट तो क्या है, लिमिट तो है इनफाइनाइट, और फंक्शन क्या है, फंक्शन आप रखे देख लो 0 से इनफाइनाइट, cos x रखोगे तो cos x 0 से इनफाइनाइट कुछ भी रख लो, -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। इनफाइनाइट अपने आप होगा, ये भी फाइनाइट है, इसका मतलब फाइनाइट अपॉन फाइनाइट फाइनाइट होगा, यानी फंक्शन अंदर फाइनाइट है। लिमिट इनफाइनाइट है, फर्स्ट काइंड का है। कौन से काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है। और फर्स्ट काइंड को करने के तीन तरीके हैं, एक तो आ जाएगा आपका कंपैरिजन टेस्ट, ये बुक में देखोगे या फिर मेरे नोट्स में देख लेना, वहां मैंने मेथड भी बताया। कंपैरिजन मेथड हो जाएगा, एक हो जाएगा एबल, एक हो जाएगा म्यू, और एक हो जाएगा डिरिचलेट, ये चार है। तो ज्यादा चांसेस एबल और डिरिचलेट के हैं यहाँ। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए कंपैरिजन मेथड से आप कर सकते हो। कंपैरिजन क्या होता है कि आप एक फंक्शन मान लो इसी देखते हुए फंक्शन से, एफ एक्स और जी एक्स मान लो, जैसे एफ एक्स इसने मान लिया, इसी फंक्शन में से मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स तो अपना फंक्शन है, जी एक्स तो जो दे रखा है वो फंक्शन मान लो आप। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करते हैं, प्रॉपर हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। और एफ एक्स इसी को देखते हुए एक फंक्शन मान लो जिसका आपको पता रहता है। अब आपको हमें क्या पता रहता है, ये पहले किया होता तो पता रहता, ये पहले अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना तो पता रहता, नहीं तो आप दिमाग में इतना वर्डन मत डालो। आप देखो तो ये कंपैरिजन मेथड क्या कहता है कि आपने दो फंक्शन बना लिए, अब ये फंक्शन जो बनेगा ना वो इसी फंक्शन से बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद करना चाहो तो याद कर लो फंक्शन को, कि जी एक्स ये है एफ एक्स ये है। अब ये कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, इन दोनों के बीच में तुलना कर लो, इसका नाम हिंदी में तुलना है। अगर मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू है ना, मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू, मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू, है ना, हाँ लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए एफ एक्स से। तो ये जो एफ एक्स है ना, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये जो एफ एक्स है ना वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सॉरी, अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एफ एक्स अगर अभिसारी है, अगर ये एफ एक्स कन्वर्जेंट है तो जी एक्स भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू है ना बड़ी हो जाए एफ एक्स से, तो फिर एफ एक्स अपसारी होगा, तो फिर जी एक्स भी अपसारी होगा। यानी ये पूछेगा कि एक इम्प्रोपर इंटीग्रल देके पूछेगा कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो आपको क्या करना होगा कि पूरे फंक्शन को देखो, आपने जो माना है वो देख लो यहाँ, कि एक फंक्शन तो ये दिया है, अब इसकी सहायता करने के लिए कोई दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा आपको। ये माने कैसे, फंक्शन को देखते हुए, या फिर इसमें से कुछ मिसअप करके वो जो फंक्शन मान लेंगे, जैसे मैंने 1/x² कह दिया। अब ये एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब हो गए, कि जो अब जो आपने माना है ना वो फंक्शन आपको बता देगा कि आपका फंक्शन बड़ा है या छोटा है। अगर आपका फंक्शन बड़ा हुआ, आपका फंक्शन बड़ा हुआ और साथ में वो कन्वर्जेंट हुआ, जो आपने माना है वो फंक्शन बड़ा हुआ, इस वाले फंक्शन से मोड लगा देना इस पे, इस वाले फंक्शन से बड़ा हुआ, तो फिर ये अगर कन्वर्जेंट होगा तो 100% वो भी क्या होगा, जीएक्स भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर आपने जो फंक्शन माना है वो छोटा, साथ में वो क्या है, डाइवर्जेंट, जीएक्स भी डाइवर्जेंट होगा। मेरी बात कि यहाँ आपने जीएक्स तो ये दे रखा था, जो दिया है उसको जीएक्स मान लो या इसको फाई एक्स मान लो, और एफ एक्स मैं मान लेता हूँ मेरी तरफ से कि ये कौन है, इसी को देखते हुए मान लेता हूँ कि यार मैं डिनोमीटर लेता हूँ एफ एक्स। अब आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स नहीं मान सकते थे क्या सर, हाँ मान लो बोले कोस एक्स मान लो, पर कोस एक्स आप कन्वर्जेंट दिखा दोगे क्या इसमें, इस वाले टर्म में, ए टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी में कन्वर्जेंट नहीं दिखा पाओगे आप।
तो इसलिए इसको मानो। तो एफ एक्स और जी एक्स को कंपेयर करो, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू है कोस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करो, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के मोड को कंपेयर करो, ये तो है जी एक्स, इसका मोड कंपेयर करो, और एक साइड में लिख लो 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये बता दो आप, इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, कौन है बड़ा, बड़ा कौन है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है। अब कोस एक्स की जो वैल्यू है वो बताएगी आपको, क्योंकि यहाँ तो 1 नहीं है और यहाँ क्या है कोस एक्स है। अब कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोस एक्स की वैल्यू होती है 1 से लेके -1 के बीच में वेरी करती है, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में क्या नंबर आते हैं, 1/2 1/3 -1/2 इस प्रकार के नंबर आते हैं ना। तो इसका मतलब जब मैं 1/2 रखूंगा कोस एक्स की कोई भी एक वैल्यू रखूंगा तो वो माइनस रखोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मोड ऑफ कोस एक्स क्या होगा, मोड ऑफ कोस एक्स 0 से लेके 1 तक होता है, यानी माइनस वाला पार्टी नहीं आएंगे। तो 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू रखोगे बटा में लगाओगे, बटा में लगाओगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 लिखोगे, या इसका मान 1/3 आएगा, या इसका मान 1/4 आएगा, या माइनस भी आएगा तो भी मोड हो जाएगा। तो 1/2 0 से 1 तक एग्जैक्ट जब जाओगे तो आपके पास बटा वाली, यानी ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता जाएगा, 1/2 लिखोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है हर इसका अंश किसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वास्तव में वो संख्या वास्तव में छोटी होती है। जैसे 1/5 और 1/4 की तुलना करोगे तो छोटा कौन है, 1/5 है। जो डिनोमिनेटर में बड़ा है वो वास्तव में, यानी हर में जो संख्या बड़ी होगी ना और अंश अगर समान है तो वो संख्या, जैसे 3/5 और 3/4 को कंपेयर करना आपको, तो बड़ा कौन है इनमें से, अंश अंश तो बराबर है, हर देख लो आप, हर जिसका बड़ा वो संख्या वास्तव में छोटी होती है। इसका मतलब 3 के 4 टुकड़े करने हैं, इसके मतलब 3 का 5 टुकड़े करने हैं, तो कहने का मतलब ये है। तो ये बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया, अपना जो फंक्शन है ना वो बड़ा हो गया। और अब दूसरी कंडीशन है, जो बड़ा हो गया अपना फंक्शन तो अपना फंक्शन क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अब देखो अपना फंक्शन क्या है एफ एक्स, और ये वैल्यू क्या है a टू इन्फिनिटी यानी 0 टू इन्फिनिटी रखो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है ना, ये लिमिट रख दो इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, आंसर क्या आ गया इसका पाई बाई 2। तो इसका मतलब पाई बाई 2 एग्जैक्ट एक आंसर आ जाता है, इन्फिनिटी नहीं आता तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अपने वाला फंक्शन बड़ा भी है और कन्वर्जेंट भी है, तो जो दिया गया फंक्शन भी वो भी क्या होगा उस लिमिट में कन्वर्जेंट होगा, इसलिए जी जो ये है वो कन्वर्जेंट है। और अगर जो आपने जो फंक्शन माना है वो छोटा हो जाए और साथ में वो अपसारी हो जाए तो फिर आपका जो दिया हुआ फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। ये आपका कंपैरिजन टेस्ट है। एक इसमें एबल टेस्ट पे मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक इसमें एग्जांपल नंबर सेकंड है जो एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन दे रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर सेकंड भी देख लेना, ठीक है। एक इसमें म्यू टेस्ट है, खैर ठीक है टेस्ट तो ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप म्यू टेस्ट को अगर देखना चाहो तो म्यू टेस्ट को भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं म्यू टेस्ट पे, आपको करवा ही देता हूँ यार, इंपॉर्टेंट है म्यू टेस्ट भी, छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है यार इसमें 5-6 नंबर के। ये याद रख लेना क्या करना होगा, कंपैरिजन टेस्ट इंप्रोपर इंटीग्रल में आप शॉर्ट नोट्स तो बना ही रहे हो मेरे हिसाब से, तो एक काम करते हैं जितना करते हैं उतना अच्छा करते हैं। ठीक है ना, म्यू टेस्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स बना लेना कि हम इंप्रोपर इंटीग्रल देख रहे हैं और कैसे कैसे देख रहे हैं। जब अलजेब्रिक आएगा ना, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक का मतलब x की पावर कुछ है और x की पावर कुछ, तो वहाँ अलजेब्रिक फंक्शन में म्यू टेस्ट लगाना है, और म्यू की वैल्यू आपको बता देगी कि म्यू की वैल्यू जो भी है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। देखो म्यू की वैल्यू अगर 1 बाई यानी 0 टू इन्फिनिटी अभिसारी है, यानी म्यू की वैल्यू अगर 1/1 से बड़ी आ गई, म्यू टेस्ट इसीलिए कहते हैं म्यू का मान होता है, म्यू की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ गई तो आपका जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट होगा। एक क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। म्यू की वैल्यू अगर 1 या 1 से छोटी है तो आपका जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि म्यू कैसे बनाएं यार, म्यू बनाने का बड़ा इजी तरीका है। म्यू क्या होता है, देखो आपको एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है x की पावर 3/2 और b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें जो भी आपको करना है वो क्या करोगे आप कि यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, x की पावर 3/2 b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ म्यू की वैल्यू निकालो। भाई अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना इंप्रोपर इंटीग्रल में, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये अलजेब्रिक टेस्ट से आप करवा सकते हो। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अलजेब्रिक पोर्शन से करवा सकते हो, अलजेब्रिक पार्ट से कर सकते हो। यहाँ लगेगा म्यू टेस्ट, ये थोड़ा याद रख लेना कि जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आएगा तो म्यू टेस्ट लगेगा। और म्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो मैक्सिमम पावर है ना एक्स की,
अंश में या हर में, सॉरी, हर में x की, हर में ही होता ना, कर लेते हैं हाँ, हर में x की मैक्सिमम पावर। थोड़ा अपने हिसाब से बुक में देखे इसको डिराइव कर लेना अच्छे से, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। अंश में x की मैक्सिमम पावर, हर में मैक्सिमम पावर देख लो और अंश में मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, एक ही पार्ट है, 3/2 है। यहाँ कितनी है, 2 है। तो हर में मैक्सिमम म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 2, यहाँ तो पावर 2 है, और यहाँ कितनी है, -3/2। आंसर कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1.5 गए, आधा गया, 1 से छोटा है। और आपने क्या कहा था, अगर म्यू की वैल्यू 1 से या 1 से, तो वो क्या हो जाएगा, अपसारी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, अपसारी है। क्लियर है, समझ जाओगे, करना होता है फिर इसको, ऐसा नहीं है कि इतने में वैल्यू लिख दोगे, ये शॉर्ट है। आगे आप इसका इंटीग्रेशन करके देखोगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ 1/2 आ गया, तो आप डायरेक्ट करके बताना इसको कि कैसे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कि आपको क्या चाहिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी जो इन्फिनिटी दिया है ना उसको ब्रेक कर लूंगा। यानी मेरे को क्वेश्चन ये दिया है, तो 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ x लगा दूंगा और यहाँ इन्फिनिटी कर दूंगा, कि लिमिट तो ये लगा दूंगा और अब इसको मैं प्रॉपर की तरह बिहेव करूंगा। ये लो, x की जगह इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टेंडिंग करवा दिया, x की पावर 3/2 और b स्क्वायर x स्क्वायर, और ये होता है x इंटू म्यू, एफ एक्स इंटू म्यू, एक्स की पावर म्यू इंटू एफ एक्स, ऐसा लिखा जाता है, इसको चेक किया जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास x की पावर म्यू, म्यू का मतलब 1/2, और अब इसको सोल्व कर लो आप। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर बचेगा ना वो 1/b स्क्वायर आएगा इस इंटीग्रेशन का। अब तो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को सोल्व करो, और जब इसका मान 1/b स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये जो फाइनाइट आंसर आएगा, तो फिर आपको म्यू की वैल्यू देखनी है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। और अगर ये अपसारी है देन वी कैन से दैट आपका जो फंक्शन है वो अपसारी है। तो म्यू टेस्ट कहाँ लगेगा, अलजेब्रिक पोर्शन में लगेगा। एक एबल टेस्ट है, एबल टेस्ट भी देख लो, एबल टेस्ट लिख लो। इसमें अंदर क्वेश्चन नहीं है इतने कोई खास, इसलिए म्यू टेस्ट कम इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे देखें तो क्वेश्चन डालने को डाल भी सकते हैं, आप एक बार करके देखें तो सारे कर ही लेना है। ये तो इजी है ही, एबल टेस्ट। एबल टेस्ट लिखो, यदि a टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स है, एफ एक्स इंटू डी एक्स अभिसारी है, कंपैरिजन टेस्ट की तरह ही है ये, तथा जी एक्स x इज ग्रेटर देन a के लिए परिबद्ध एवं एकदिष्ट है, परिबद्ध व एकदिष्ट है, एकदिष्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, और यही पूछा जाता है, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं। एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स अभिसारी या अपसारी होगा, अभिसारी होता है, अभिसारी। देखो थोड़ी बात समझना मेरी बात, कन्वर्जेंट का टेस्ट है ये, प्रूव करवाएगा किसी से करो। अब यहाँ क्या होगा कि आप दो फंक्शन पूछेगा, दो फंक्शन दे देगा, जैसे फर्स्ट टाइप का ये होगा ये भी, कि यहाँ कोई लिमिट दे देगा और यहाँ इन्फिनिटी डाल देगा, अंदर डाल देगा cos x इंटू ई की पावर x। अब ये दो फंक्शन से मिलके बना है, cos x है, इसको किसी प्रकार से लिख सकते हो आप, a टू इन्फिनिटी sin x इंटू cos x, दो फंक्शन से मिलके बना होगा भैया, ये दो फंक्शन से मिलके बना होगा। अब जिसका आपको पता रहेगा ना, जिसका आपको पता है कि यार मैं इसको ये कर सकता हूँ, ये परिबद्ध है, और परिबद्ध और एकदिष्ट का मतलब चाहे वो भासमान है और चाहे वो वर्तमान है, वर्तमान और भासमान का पता रहना चाहिए आपको, कि एक फंक्शन के बारे में आपको कुछ कुंडली पता होना चाहिए, कि एक फंक्शन के बारे में तो पता होना चाहिए कि वो अभिसारी है, और एक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए तो उनको एफ एक्स और जी एक्स लो, जिसके बारे में ये पता है कि वो अभिसारी है। अभिसारी का मतलब होता है प्रॉपर इंटीग्रल टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं वो अभिसारी होते हैं। जैसे आपने कह दिया 1 2 x इंटू डी एक्स, अब आपको कोई पूछ ले कि ये बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रेशन है। देखो लिमिट भी फाइनाइट है और अंदर फंक्शन भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट इंटू फाइनाइट जो भी होगा, और ये प्रॉपर इंटीग्रल है, और प्रॉपर इंटीग्रल हर प्रकार से क्या होता है, कन्वर्जेंट ही होता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि इन दोनों पार्टों में से कौन सा पार्ट है वो कन्वर्जेंट होने वाला है, और जो gx है वो आपको पहले आप gx को अलग निकाल लिया करो ताकि ये मेथड इजी हो जाएगा, और हर बार दो फंक्शन दिए जाएंगे। तो gx क्या होना चाहिए, gx एक तो बाउंडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, जैसे cos x होता है यहाँ, जैसे ये है e की पावर x इंटू cos x, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी। तो cos x है, cos x में क्या होगा, cos x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है ना, तो ये बाउंडेड है। एक बात तो ये बाउंडेड है, बाउंडेड कैसे है कि cos x जो है ना उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, चाहे कुछ भी चले जाओ आप, x की वैल्यू a से लेके कुछ भी डाल दो, a का मतलब पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, तो कुछ भी डाल दो इस साइड वाली की वैल्यू वो -1 में रहेगी, इसका मतलब आपने फंक्शन को बाउंड कर दिया।
बाउंडेड है, और साथ में एक डिस्ट का मतलब या तो ये वर्तमान होना चाहिए या तो ये वास्तमान होना चाहिए। एक डिस्ट का मतलब ये है कि या तो इसका ग्राफ बढ़ता जाना चाहिए या इसका ग्राफ घटता जाना चाहिए। यहाँ इसका ग्राफ बढ़ता और घटता नहीं जा रहा है, कई बार बढ़ता जा रहा है, कई बार घटता जा रहा है, कुछ बार बढ़ता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन परिबद्ध और एक दिश तो नहीं है, परिबद्ध है सिर्फ, तो ये नहीं है। वो देखता हूँ मैं क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, इसमें पहला ही क्वेश्चन है ये, पहला ही क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या है कि a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको बताना है कि ये बताओ कन्वर्जेंट मतलब निम्न फलन के विसरण की जांच करो, मतलब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये इंप्रोपर इंटीग्रल है, बताओ ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसमें आपको दो फंक्शन मानने हैं। देखो मैंने कहा था दो फंक्शन आएंगे, तो एक फंक्शन तो ये रहा एफ एक्स, तो मान लो आप साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को, और जी एक्स मान लो e की पावर माइनस एक्स। अब आप कहोगे कि यार जी एक्स को आपने यही क्यों माना, तो देखो जी एक्स वही होता है जिसके बारे में आपको पता होता है थोड़ा कि ये परिबद्ध है और बाउंडेड है। तो यहाँ देखो आप कि यार ये e की पावर माइनस एक्स ए एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हो गया जीरो, ए का मतलब जो भी वैल्यू डालनी है वो ग्रेटर देन जीरो डालनी है। तो e की पावर ए एक्स का ग्राफ ऐसे होता है और e की पावर माइनस ए एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो ये ग्राफ e की पावर माइनस ए एक्स का है, जहां x आप कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ a की वैल्यू आपको ग्रेटर देन जीरो रखनी है। इसका मतलब नेगेटिव वाले पार्ट को काउंट करोगे, नेगेटिव वाले पार्ट को काउंट करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, ऑपोजिट होता है। इसका मतलब मुझे इस फंक्शन के बारे में पता है कि ये इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है, जीरो और एक के बीच में कुछ इसकी वैल्यू आने वाली है। क्लियर है? तो ये बाउंडेड और इंक्रीजिंग, और जो बाउंडेड और इंक्रीजिंग या बाउंडेड और डिक्रीजिंग जो फंक्शन को जी मान लेते हैं, बाकी जो बच गया उसको एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स और जी है। अब अगर ये फंक्शन अभिसारी है और ये फंक्शन आपका बाउंडेड और एक दिस्ट है, तो पक्का इन दोनों का मल्टीप्लाई जो इस लिमिट में है वो 100% क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पेज नंबर 141 पे देखो, एफ एक्स मान लिए, एफ एक्स और जी एक्स। अच्छा मैं इसको कैसे कंपेयर करूंगा कि एफ एक्स आपको क्या पता है यार, एफ एक्स को मैं कंपेयर करने के लिए मैं कह दूंगा एफ एक्स क्या है, मुझे नहीं पता यार ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा। तो डायरेक्ट पता करने के लिए आप एक काम करो, इन्फिनिटी है ना, ये ए टू इन्फिनिटी है, इसको करने के लिए कंपेरिजन टेस्ट पे आ जाओ कि मैं एफ एक्स तो ये मान लेता हूँ मेरे वाला फंक्शन, या फिर हाँ जी एक्स तो मैं जिसको दिया है उसको मान लेता हूँ, कि इसको तो मैं जी एक्स मान लेता हूँ एक बार के लिए, और इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ एक बार के लिए, वन बाई एक्स स्क्वायर को। और वन बाई एक्स स्क्वायर अगर इससे बड़ा हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये वाला मामला ये इससे बड़ा ही होगा क्योंकि वही है साइन एक्स, इसका मोड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, जी एक्स का मोड जो होता है ना वो एफ एक्स से या बराबर होना चाहिए। ऐसा है क्या, तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू वन या वन माइनस वन और वन के बीच में आएगी, मोड करोगे तो जीरो से वन के बीच में आएगी, और वो वैल्यू हमेशा जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाला मामला बड़ा ही आएगा हमेशा। और ये बड़ा आएगा, साथ में ये क्या है, ये कन्वर्जेंट भी है, ये साथ में क्या है, कन्वर्जेंट भी है। वन बाई एक्स स्क्वायर ए टू इन्फिनिटी कुछ भी कर दो, ए टू इन्फिनिटी कुछ भी कर दो, आपके पास कोई फाइनाइट आंसर आएगा ना, तो फाइनाइट आंसर आएगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स माइनस टू है ना, एक्स माइनस टू प्लस वन कर दो, और माइनस टू प्लस वन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वन बाई एक्स आ जाएगा ना भाई। तो इसमें रख दो आप ए टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो आ जाएगा, ए रखोगे तो कोई मान आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, प्रॉपर इंटीग्रल की तरह बिहेव कर रहा है। और जब अपना फंक्शन बड़ा, जो आपने जो फंक्शन माना है वो बड़ा भी है और कन्वर्जेंट भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो गया, ये बाउंडेड भी हो गया और एक दिष्ट भी है, यानी वाष्यमान फलन है और साथ में बाउंडेड भी है। बाउंडेड एक दिष्ट, ये बाउंडेड हो गया और डिक्रीजिंग हो गया, और ये कौन है, ये आपके सॉरी कन्वर्जेंट हो गया। तो अगर एफ एक्स कन्वर्जेंट है और जी एक्स आपका क्या है, बाउंडेड प्लस डिक्रीजिंग या बाउंडेड प्लस इंक्रीजिंग है, तो कुल मिला के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो इस लिमिट में है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टेस्ट है एक, तो ये क्वेश्चन है, ये देख लेना आप। अच्छा एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, अंदर है वो क्वेश्चन, एक आप एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 145, 145 पे 3 क्वेश्चन है, ये तीनों देख के जाना भाई, 141 और 145 पेज नंबर कन्वर्जेंस थ्योरी की बुक में तीन एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 4 है और एग्जांपल नंबर 5 है। इन तीनों में से कोई एक टपकेगा पक्का। एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 4 है, 5 है, तो ये लो साहब, ये है जैसा ये है, सेकंड पे भी यही मेथड लगेंगे जो यहाँ लग रहे हैं, बाकी और उसमें कुछ है नहीं। क्लियर है? तो ये आपकी कन्वर्जेंस थ्योरी वाली बुक तो कंप्लीट है। अब देखो रिमान आपका एक तो बच गया, रिमान मैं देखता हूँ टाइम क्या हो गया, अगर टाइम बचा है मेरे पास तो मैं रिमान करवा देता हूँ आपको।
यार ब्लैक बोर्ड, ये जो डिजिटल बोर्ड है वो थोड़ा सा डिस्प्ले उड़ गई है, तो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया प्रोग्राम। नहीं तो मेरा मत ये था कि मैं सारा करवाऊँ एक दिन में, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके पास ये छोटे क्वेश्चन बनने वाली मैं लिमिट बता देता हूँ आपको। हायर कैलकुलेशन में 3 यूनिट है। एक तो आपकी लिमिट, इसको तो क्या ही पढ़ोगे आप, लिमिट कंटिन्यूटी है। एक आपकी डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है, और इसके साथ में मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, और एक इसके साथ में है रीमान इंटीग्रल। तो ये तो +2 वाला ही है मामला, करवा रखा है वहाँ बुक में, देखो इजी सा है। जैसे लिमिट रखते थे, लिमिट है, कंटिन्यूटी का मतलब लिमिट प्लस उस फंक्शन पे भी वैल्यू आनी चाहिए। ये 2 यूनिट तो छोटे छोटे क्वेश्चनों की है, ये तो देख लेना आप। यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम से बड़ा क्वेश्चन आएगा, पर ये आपको करना नहीं है। एक तो आपको क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा, एक तो आपको बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा सीरीज से, जो हमने कल कर लिया है। एक आपको मिल जाएगा फुरियर सीरीज से, 5 क्वेश्चन मिलेंगे बड़े फुरियर सीरीज, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा। और एक आपको करना है रीमान से। तो रीमान में छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे, रीमान इंपॉर्टेंट है भाई। तो रीमान और देख लो आप, अगले वीडियो में देख लेना। 1 मिनट में पानी पूरी पी लेता हूँ, का 5 मिनट के लिए रेस्ट कर